Good morning. Today we are going to study the another poem of D.H. Lawrence and that is The Snake. तो सबसे पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले रिजवी इंग्लिश क्लासेस इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस या अन्य वीडियो को लाइक करना न भूलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएट, यानी कवि के बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में। इनका पूरा नाम D.H. लॉरेंस का है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885 to 1930 पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर and essayist, grew up amid a strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father। यानी डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इनका जन्म 1885 में हुआ था और 1930 में इनका देहांत हुआ। एक कवि थे, उपन्यासकार, लघु कथाकार और निबंधकार थे। अपनी सभ्य और शिक्षित माँ, यहाँ जेंटिल वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है यानी सभ्य, और एजुकेटेड मदर यानी शिक्षित माँ, और उनके असभ्य खदान श्रमिक। उनके पिता क्या थे? एक खदान श्रमिक थे। उनके बीच संघर्ष के बीच उनका यानी वो उनका विकास हुआ, बढ़े, यानी दोनों आपस में संघर्ष करते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, इनके बीच इनका जो है विकास हुआ। एज ए यूथ, सेकेंड स्टैंजा पे आएंगे, एज ए यूथ इन द नॉटिंगमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined value as his own। यानी एक युवा के रूप में ईस्टवुड के नॉटिंगमशायर, ये खनन गांव था जहां से कोयला का खदान था, यहां से कोयला निकाला जाता था। इस गांव में लॉरेंस ने अपने शराबी पिता के कठोर या अशांत तरीकों का विरोध किया और अपनी मां के परिष्कृत, निर्मल, शुद्ध मूल्यों को अपना लिया। यानी उन्होंने देखा कि उनकी मां बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, जबकि उनके पिता एक शराबी भी, अशांत प्रवृत्ति वाले, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी चीजें उनमें ये थी। तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो झुकाव है उनका, तो अपनी मां की तरफ हुआ। आगे क्या होता है हम देखते हैं। However, as he grew in maturity as a writer, he rejected the gentility his mother represented and began to see his father's earthiness as a virtue। आपके स्क्रीन पे है। हालांकि जैसे जैसे वह लेखक के रूप में परिपक्व होते गए, यानी उनका जैसे जैसे विकास हुआ एक लेखक के रूप में, ये अपनी प्रतिभा को निखारने में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी माँ की सज्जनता, जो उनकी जेंटिलिटी थी, उसको अस्वीकार कर दिया। उनको ये लगा कि ये जो जेंटिलिटी है ये सिर्फ एक दिखावा है, और उन्होंने अपने पिता के सांसारिकता या पार्थिवता, जमीन अर्थात जमीन से जुड़ाव को एक गुण के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनकी माँ में दिखावापन ज्यादा है, जबकि उसका पिता जो एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो ये उनको अच्छा लगा और उनका झुकाव माँ से हटकर अपने पिता की तरफ हो गया। He wrote of a primitive and natural passions, trying to show instinctive forces in man that might bring happiness. In writings, he emerged as the champion of instinct। ये कहता है कि उन्होंने मनुष्य में जो प्रेरक शक्तियों को दिखाने की कोशिश में जो प्राचीन और प्राकृतिक मनोभाव के बारे में लिखा, यानी उन्होंने इंस्टिंक्टिव फोर्सेस ऑफ मैन के बारे में लिखा है। यानी उन्होंने जब इसको अपनाया, ही रोट ऑफ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक,
या प्रिमिटिव का मतलब होता है दोज हु वर ऑफ एंशियंट। तो ये उन्होंने जो प्राचीनता है और नेचुरल पैशन से और जो प्राकृतिक जुनून है, शौक है, ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन, उन्होंने कोशिश किया जो मनुष्य के अंदर जो निहित जो भावनाएं हैं, जो मनोवेग हैं, उनके बारे में लिखा। that might bring हैप्पीनेस, जो खुशियां ला सकती है, जिसके द्वारा प्रसन्नता आ सकती है। और फिर क्या हुआ, इन हिज राइटिंग ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। अपनी जो लेखनी है, लेखन शैली में सहज ज्ञान के शूरवीर के रूप में वे उभरे। यानी उन्होंने जैसे लिखना शुरू किया तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो प्रभावित हुए और उन्होंने मनुष्य के जो मनोवेग है उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। ये सारी चीजें होती रहे। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, अगला जो स्टैंजा है आपके स्क्रीन पे है, his important works include a collection of poems 1909, The White Peacock 1911, The Trespasser 1912, Sons and Lovers 1913, The Rainbow 1915, Plumed Serpent 1926, Lady Chatterley's Lover 1926। तो उनकी कुछ ये महत्वपूर्ण रचनाएं, इसको जरूर याद करिए क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछता है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909 में इन्होंने कविताओं का एक संग्रह लिखा। अगला था द व्हाइट पीकॉक 1911 में लिखा, द ट्रेसपासर 1912, सन्स एंड लवर्स, ये उनकी सबसे यानी आत्मकथा कह लीजिए, पूरी जिंदगी के ऊपर आधारित है, वो लिखा। द रेनबो 1915 और प्लम्ड सरपेंट 1926। और इनकी सबसे ज्यादा प्रशंसित और सबसे ज्यादा जो जिसकी आलोचना हुई है वो पुस्तक थी लेडी चैटरली के प्रेमी 1926 में ये प्रकाशित हुई थी। आगे कहता है कि इन द प्रेजेंट पोएम, ये जो लास्ट है इनके बारे में अबाउट द पोएम, इन्होंने कहा इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक लॉरेंस exalts the value of primitive life and denounces the shams and artificialities of modern civilized life। तो ये जो वर्तमान जो कविता है इसमें यानी जो सांप है, जिसको स्नेक हम कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में सांप, ये लॉरेंस के द्वारा प्राचीन जीवन के मूल्यों की प्रशंसा करते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया है, जो ग्रामीण जीवन है या प्राचीन जीवन है, जो प्रिमिटिव लाइफ है, उसके जीवन शैली के बारे में उन्होंने प्रशंसा की। बहुत खूबसूरत पोएम है। और आधुनिक सभ्य जीवन के कपटपूर्ण और बनावट की निंदा वो करते हैं। वो कहते हैं कि ये बनावटी जीवन है जो आधुनिकता में समाहित है। अब हम पढ़ेंगे इनके पोएम। इसको मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से टोटल 19 स्टेंजा में बांटा है। तो पहला स्टेंजा आपके स्क्रीन पे है, स्टेंजा 1। कहते हैं कि स्नेक केम टू माय वाटर ड्रॉप ऑन ए हॉट डे and I in pajamas for the heat to drink there in the deep sponge scented shade of the great dark carob tree. I came down the steps with my pitcher and must stand and wait, for there he was at the trough before me। इसमें वो क्या कहते हैं कि ये गर्मी का एक दिन था। लेखक जो है वो कहते हैं कि मेरे नाद, वाटर ट्रॉफ का मतलब है नाद या जल कुंड, जिसमें पानी जो रखा जाता है, तो उस पे एक सांप आया। ये बताते हैं कि ये गर्म दिन का था, यानी गर्मी का दिन था। और ये खुद कवि यानी D.H. लॉरेंस
वो गर्मी की वजह से पैजामा में थे, यानी उन्होंने पैजामा पहन रखा था। और ये सांप जो है वो कहाँ आया था? स्नेक केम टू माय वाटर ट्रॉफ टू ड्रिंक देयर, यानी पानी पीने के लिए वो वाटर ट्रॉफ पे यानी नाद पे आया था। और क्या कहता है कहाँ पे आया था? ये एक विशाल काय, ये काले कैरब यानी पेड़ का नाम है, यानी कैरब, उसी की गहरी और अनोखे सुगंधित छाया में वो आया था। और यहाँ पे फिर अपने बारे में कहते हैं कि ये जो थे, ठीक है, यानी कवि अपने घड़े के साथ सीढ़ियों से नीचे आया, यानी केम डाउन द स्टेप्स विद हिज पिचर, वो अपने घड़े को लेकर करके और वहां पानी लेने के लिए आया था। और वो कहते हैं कि एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द वाटर ट्रॉफ बिफोर मी। और वहां एक सीख को देते हैं कि इफ यू कम लास्ट यू शुड वेट फॉर द पर्सन हु हैज कम फर्स्ट, यानी उन्होंने सीख दिया कि ये तो सांप था और उन्हें वहां पे इंतजार करना चाहिए था, अवश्य ठहरना था और इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि वह यानी सांप उनके जल कुंड या नाद पर था, यानी वो वहां पे आया हुआ था। अगले स्टेंजा में कहते हैं he reached down, यानी सेकंड स्टेंजा में कहते हैं he reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow brown slackness soft belly down over the edge of the stone trough and rested his thought upon the stone bottom and where the water had dripped from the tap in a small clearness। ये क्लियर कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सांप जो था ये एक यानी अंधेरे से आया था, वो मिट्टी की दीवार से एक दरार से नीचे पहुंचा था। किस चीज से पहुंचा था? वो अर्थवाल से, यानी मिट्टी के बने हुए दीवार से। ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा और फिशर का मतलब होता है दरार, यानी मिट्टी के दीवार से अंधेरे में से वो एक दरार से नीचे आया था और उसने अपने पीले भूरे रंग के नरम पेट को ढीलेपन के साथ खींचा। आप जानते हैं कि स्नेक किस प्रकार का होता है? स्नेक यानी उसमें लिजलीजापन होता है, वो ढीला ढाला होता है, तो उसने अपने पीले रंग का, यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है कि इसका जो पेट जो था वो नरम था और ये पीले भूरे रंग का था। और उसने क्या किया? पत्थर के नाद के किनारे के ऊपर उसने अपना गला रख दिया। ये क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टेप इन अ स्मॉल क्लियरनेस, वो कहते हैं कि उसने अपना गला रख दिया स्टोन के अधर पे, यानी धरातल पे, पत्थर के तले पे टिका दिया, और जहां जो पानी जो था नल से वो टपक रहा था, और वहां एक छोटी सी, ठीक है, यानी इन अ स्मॉल क्लियरनेस, वो थोड़ा सा जो है सफा साफ स्थान पे ये पानी टपक रहा था। अगला जो स्टैंजा है कहता है कि he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into slack long body silently. Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting। ये थर्ड स्टेंजा में क्या कहते हैं कि उसने सीधे मुंह से चुस्की ले। सिप्ड का मतलब होता है चुस्की लेना। जब हम चाय पीते हैं तो सिप करते हैं, तो उसने अपने सीधे मुंह से यानी पानी की चुस्की ले, सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम से, और आराम से उसने अपने सीधे मसूड़ों के माध्यम से पानी पिया। into his slack long body silently, और अपने सुस्त लंबे शरीर में धीरे धीरे पानी पिया। साइलेंटली यानी चुपचाप। कहते हैं कि someone was before me at my water trough, कोई मेरे जल कुंड पे मेरे सामने था, and I like a second comer waiting, और मैं द्वितीय आगंतुक के रूप में मैं इंतजार कर रहा था।
अगला फोर्थ स्टैंजा है जो आपके सामने है, वो कहते हैं कि he lifted his head from his drinking as cattle do and looked at me vaguely as drinking cattle do and flickered his two forked tongue from his lips and muzzed a moment and stooped and drink a little more. वो कहते हैं कि उसने अपना सिर उठाया फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पानी पीने से, यानी अपने सिर को पानी पीने से उसने उठाया, एज कैटल डू, जैसे कि मवेशी किया करते हैं, यानी ड्रेसिंग एनिमल्स किया करते हैं, मवेशी किया करते हैं। एंड लुक्ड एट मी वॉगली, और उसने स्पष्टता से मुझे देखा, यानी वो संदेह के भाव में उसने इस पोएट को देखा, डीएच लॉरेंस को देखा, एज ड्रिंकिंग कैटल डू। ये बताते कि यहाँ जो बार बार जो एज ड्रिंकिंग कैटल डू, एज का प्रयोग किया जा रहा है, ये सिमली है। तो जैसा कि पानी पीने वाले मवेशी किया करते हैं, और उसने क्या किया, एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग, और उसने फड़फड़ाया अपने दो मुही जुबान को, यानी दो धारी कांटेदार, आप देखते हैं ना जो आप चाउमीन खाते हैं, दो कांटे का यूज करते हैं, वो फॉग्ड कहलाता है, यानी उसको कांटे वाला चम्मच भी लोग कह लेते हैं, लेकिन वो फॉग्ड होता है। तो उसने अपने जीभ को होठों से फड़फड़ाया। कहां से फड़फड़ाया? फ्रॉम हिज लिप्स एंड मज्ड अ मोमेंट। मज्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड, ठीक है, इट मींस एक पल के लिए उसने, यहाँ वर्ड है म्यूज्ड अ मोमेंट, यानी उसने एक पल के लिए चिंतन किया, विचार किया, सोचा। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। स्टूप्ड का मतलब होता है झुकना, और वो झुका, एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और थोड़ा सा पानी और पिया। यानी कवि कहते हैं कि वो आया था पानी पीने के लिए, पर उसने पानी पीना शुरू किया अपने सीधे मुंह से, और फिर जब उसने मुझे देखा, स्पष्टता से देखा, अस्पष्टता से देखा, और जैसा कि पानी पीने वाले करते हैं जानवर, और अपने दो मुही जबान को फड़फड़ाया और थोड़ा सा चिंतन विचार किया, और फिर से उसने झुक करके पानी पीना शुरू किया। फिफ्थ स्टेंजा में कहते हैं, being earth brown, earth golden from the burning balls of the earth on the day of Sicilian July with eternal smoking। इस फिफ्थ स्टेंजा में वो कहते हैं कि ये जो किस प्रकार का था, being earth, मटियाला भूरा, मटियाला सुनहरा था ये, यानी ये किस रंग का था? मटियाला भूरा। अर्थ ब्राउन यानी मटियाला भूरा, अर्थ गोल्डन मटियाला सुनहरा, ये था कौन? ये सांप। उन्होंने क्लियर कह दिया है। और फ्रॉम दी बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ, ये कहां से आया था? जलते हुए पृथ्वी के अंदर से आया था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, ये सिसिली की जुलाई का महीना था, यानी यहाँ गर्मी बहुत भीषण पड़ रही थी, और विद एटना स्मोकिंग, एटना एक ज्वालामुखी है। आपको बता दो सिसिली जो है इटली में पड़ता है, और ये वहां एक ज्वालामुखी पर्वत है, नाम है एटना, और इस समय एटना जो है वो धुआं दे रहा था, यानी एटना जो है वो फट रहा था। अगला जो स्टेंजा है, स्टेंजा 6, आप देखेंगे, द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड फॉर इन सिसिली द black snakes are innocent, the gold are venomous, and voices in me said, if you are a man and voices in me said, if you were a man you would take a stick and break him in half and finish him off। अब अगले स्टेंजा में वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो था, यानी मेरी शिक्षा की आवाज ने कहा, तो वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी, मेरी शिक्षा की आवाज ने, मैंने जो पढ़ाई की थी वो शिक्षा ने मुझसे कहा कि मस्ट बी किल्ड, यानी आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि सांप को देखा, सांप जहरीला है, और सांप जहरीला है तो इसको मारना जरूरी है। ये कौन कहता है? आधुनिक शिक्षा कहता है, यानी अपनी जान बचाने के लिए किसी की हत्या कर दो, यह आधुनिक शिक्षा है। इसी के बारे में उन्होंने लिखा है, और इन सिसिली ही मस्ट बी किल्ड, ये आधुनिक शिक्षा कहती है कि उसे मार दिया देना चाहिए। और इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट,
वो कहते हैं कि सिसिली में जो काले सांप होते हैं वो बड़े निर्दोष होते हैं, मासूम होते हैं, यानी सिंपल होते हैं, ये काटे तो कुछ नहीं होता, द गुड आर वेनमस, जबकि सुनहरे जहरीले होते हैं। हमारे यहाँ कुछ उल्टा है, हमारे यहाँ काले सांप जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं काला सांप हर वो खतरनाक हो, जहरीला हो। फिर कहते हैं कि एडवाइसेस इन मिसलीड, और जो आवाज जो थी अंतर्मन की जो आवाज जिसे कहते हैं, उसने कहा इफ यू आर अ मैन, अगर तुम एक आदमी होते, यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ, तुम उसे क्या करते, एक डंडा लेते और फिर उसे तोड़ डाल देते, यानी उसे मार डालते, एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसे खत्म कर देते। ये सिक्स्थ स्टैंजा में कहते हैं कि ये एक तरफ एजुकेशन है, और इस एजुकेशन के द्वारा जो जन्मा हुआ जो अंतर्मन का आवाज है वो कहता है कि सांप को मार दिया जाना चाहिए। अगला स्टैंजा 7 में कहते हैं कि बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, हाउ ग्लैड आई वाज, ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट to drink at my water trough and departed peaceful, pacified and thankless into the burning balls of the earth। 7वें स्टैंजा में वो कहते हैं लेकिन क्या मुझे कबूल करना चाहिए, मस्ट आई कन्फेस, क्या मुझे ये कबूल करना चाहिए, हाउ आई लाइक्ड हिम, कि मैं उसे कितना पसंद था, यानी मैंने उसे कितना पसंद किया था, हाउ ग्लैड आई वाज, और मैं कितना खुश था, he had come like a guest in quiet, वह एक मेहमान की तरफ चुपचाप शांति से आया था, टू ड्रिंक एट माई वाटर ड्रॉप, पानी पीने के लिए मेरे जल कुंड पे, मेरे नाद पे, एंड डिपार्टेड पीसफुल, और शांति से, पीसफुल, पैसिफाइड और शांत, और थैंकलेस, वो प्रस्थान कर गया, यानी बिना धन्यवाद अदा किए हुए शांति पूर्ण ढंग से, शांति से वो प्रस्थान कर गया। Into the burning balls of the earth, कहां चला गया, इस धरती के जलते हुए आंतरिक भाग में वो जाने लगा। ये कहते हैं कि ये घटना थी, ये सिसिली के जुलाई का महीना था, सांप आया, पानी पीने के बाद जाने लगा। अगले स्टेंजा में कहते हैं, यानी स्टेंजा 8 में, was it cowardly that I dared not kill him, was it perversity that I longed to talk him, was it humility to feel so honored, I felt so honored, and yet those voices, if you were not afraid you would kill him। कहते हैं कि क्या यह कावर्डी का मतलब होता है कायरता थे, that I dared not kill him, कि मैंने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, मैंने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, was it perversity, क्या ये विकृत सोच थी, that I long to talk to him, कि मैंने उससे बात करने के लिए ख्वाहिश की, मैं तरसा उससे बात करने के लिए, was it humility, क्या यह विनम्रता थी, to feel so honored, कि मैंने खुद को इतना सम्मानित महसूस किया, I felt so honored, मैंने बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस किया, and yet those voices, हालांकि वो जो आवाजें, if you are not afraid you would kill him, यानी ये कहते हैं कि वो जो आवाजें, कि अगर तुम डरे हुए नहीं हो, भयभीत नहीं होते, you would kill him, तुम उसे मार डालते। ये एक साथ कहते हैं कि ये पसंद कर रहे थे, ये चाहते थे कि उससे बात भी करे, लेकिन साथ में ये लग रहा था कि वो अंतर्मन की आवाज जो आ रही थी कि अगर भयभीत नहीं हो, डरे नहीं हो, तो आप उसे मार डालोगे। आगे स्टैंजा 9 में कहते हैं, एंड ट्रूली आई वाज अफ्रेड, आई वाज मोस्ट अफ्रेड, बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माय हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, और वास्तव में मैं भयभीत था, आई वाज मोस्ट अफ्रेड, और मैं बहुत ज्यादा भयभीत था, बट इवन सो, मगर इसके बावजूद, ऑनर्ड स्टिल मोर, अभी भी बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था। कहते हैं कि दैट ही शुड सीक माय हॉस्पिटैलिटी, कि उसने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया था, फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, ये जो पृथ्वी के गुप्त
अंधकार में द्वार से ही आकर के उसने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया था। अब स्ट्रेंजर आपका 10 है, he drank enough and lifted his head trembly as one who has drunken and flickered his tongue like a fogged night on the air so black seeming to lick his lips and looked around like a god answering into the air। क्या क्या कहते हैं, उसने पर्याप्त पानी पी लिया, काफी पानी पी लिया था, यानी ये सांप पानी पी चुका था और उसने अपने सर को उठा लिया, लिफ्टेड हिज हेड, यानी अपने सर को उठाया, ड्रीमली जैसे कि सपने में हो, एज वन हु हैज ड्रंकन, मानो कि किसी ने शराब पिया हो, एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और उसने अपने जीभ को लपलपाया, ठीक है, फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग्ड नाइट, ये एक काली रात की तरह, ये लाइक अ फॉग्ड नाइट का मतलब है यानी एक कांटेदार फटी रात की तरह, लेकिन ये बात नहीं है इसमें। उसने कैसे फड़फड़ाया, लाइक अ फॉग्ड, एक कांटे की तरह, नाइट, यानी ये कहना चाहते हैं कि इसकी जबान जो थी वो पूरी तरह से काली थी, सांप सुनहरा था, जबान काली थी, ठीक है। उसने हवा में अपने कटे हुए जबान को, जो काली जबान थी, फड़फड़ाया, सो ब्लैक, वो बहुत ज्यादा काला था, सीमिंग टू लिक हिज लिप, और प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसने अपने जबान को चाटा, वो मालूम पड़ा कि उसने अपने जबान को चाटा, यानी उसने लिख किया, एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और उसने देवता की तरह चारों तरफ देखा। गॉड का मतलब यहाँ पे स्मॉल गॉड है, इसका मतलब देवता, ठीक है, उसकी तरह चारों तरफ देखा, अनसीइंग इनटू द एयर, बिना देखे, एक न दिखने वाले देवता की तरह हवा में, उसने यानी सांप ने चारों तरफ देखा हवा में। आगे स्टेंजा में कहते हैं, स्टेंजा 11 है, एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, तो स्ट्रेंजर 11 में, स्ट्रेंजर 11 आपके स्क्रीन पे है, and slowly turned his head and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face। अब ये कहते हैं कि और फिर धीरे से उसने अपना सिर घुमाया, उसने क्या किया, अपने सर को मोड़ा, एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, और बहुत धीरे, मानो कि वह यानी तिगुना सपना देखा हो, यानी वो पूरी तरह सपने में हो, 3 बार सपना देखा हो, तिगुना से सपना देखा हो, प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, और फिर चक्रदार घुमाव करते हुए उसने अपने सुस्त लंबाई को खींच करके आगे बढ़ा, उसने खींचने के लिए आगे बढ़ा, एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और फिर मेरे दीवार के सामने टूटे हुए किनारे पर फिर से वो चढ़ने लगा, यानी वो क्या कर रहा था वो, एंड क्लाइम अगेन, और फिर चढ़ा अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, यानी मेरे जो टूटा हुआ जो दीवार था, 4 दीवारें थे, उसके ऊपर चढ़ा। अगला स्ट्रेंजर कहता है कि एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द dreadful hole and as he slowly drew up, a snake easing his shoulders and entered farther। कहते हैं कि और जैसे ही अपने सर को उस भयानक छेद में डाला, यानी किसने, ड्रेडफुल होल, यानी ड्रेड का मतलब होता है भयानक, ड्रेडफुल का मतलब भयानक, उसने होल में, छिद्र में अपने सर को डाला, और जैसे ही वो धीरे से ऊपर आया, as he slowly drew up, उसने अपने आप को धीरे से खींचा, snaking easing his shoulders, अपने कंधों को यानी ढीला करते हुए, and entered farther, और उसके बाद आगे प्रवेश कर गया। कहता है कि short of horror, a short of protest against his withdrawing into the horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcame me
नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड। कहते हैं कि और जैसे ही वो जब अंदर गया तो एक तरह का भय, एक तरह का प्रतिरोध उसके अंदर जाने में, ठीक है, हुआ। इनटू दी हॉरिड ब्लैक होल, जो भयानक जो काला छेद था उसमें जाने में एक तरह का डर लगा, एक प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, वो जानबूझ कर करके वो कालेपन में जा रहा था, अंधेरेपन में जा रहा था। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे उसने अपने आप को खींचा। ओवरकेम मी, नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड। अब ये उसका धीरे धीरे खुद को खींचना, इसने क्या किया, इस कवि को वशीभूत कर लिया, आत्ममुग्ध कर लिया पूरी तरह से। इनको यानी वशीभूत कर लेना। अब कहते हैं कि अब उसका पीठ जो है वो मुड़ चुका था, यानी सांप अब मुड़ कर करके वो जा रहा था। आई लुक्ड अराउंड, अगले स्टेंजा में कहते हैं, स्टेंजा 14, आई लुक्ड अराउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, आई पिक्ड अप अ क्लम्सी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉप विद अ क्लैटर। इस स्टेंजा में कहते हैं कि मैंने चारों ओर देखा। आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपने घड़े को नीचे रख दिया, और पिक्ड अप उठाया, क्लम्सी लॉग, एक बेढंगा सा, एक भद्दा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया। लॉग का मतलब होता है लट्ठा। एंड थ्रू इट एट द वाटर टॉप, और इसको वानाद की तरफ फेंक दिया विद अ क्लैटर, एक खड़खड़ाहट के साथ। यानी कवि ने अपने यानी अपने एजुकेशन की बात मानते हुए प्रयास तो किया सांप को मारने का। हुआ क्या, ये अगले स्टेंजा में हमें देखना है। अगला स्टेंजा 15 में वो कहते हैं कि आई थिंक इट डिड नॉट हिम, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हिस्ट्री। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि डिड नॉट हिट हिम, ये इसने उसे चोट नहीं पहुंचाई। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम, मगर अचानक वह हिस्सा दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया था, कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, यानी वो तिलमिलाया, ठीक है, जल्दीबाजी में। हेस्ट का मतलब होता है उतावलापन, तीव्रता में। अगला स्टेंजा 16 में कहते हैं, रिड द लाइट लाइटनिंग एंड वाज गॉन इनटू द ब्लैक होल, द अर्थ लिव्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन। तो कहते हैं कि बिजली की तरफ मुड़ा। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, रिड का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है, यानी वो पूरी तरह से अपने आप को उसने मोड़ा। एंड वाज गॉन, और फिर चला गया इनटू द ब्लैक होल। कहां पे, वो जो काला, जो अंधेरा वाला जो छेद था, ठीक है, बिल, उसमें चला गया। द लिव्ड फिशर, यानी जो मिट्टी का, जो लिव्ड का मतलब होता है जो होंठ नुमा, फिशर का मतलब होता है दरार। यानी आप देखेंगे जो होंठ है वो लिव्ड की तरह होता है, यानी लिव्ड है, और फिशर का मतलब दरार भी उसी तरह का होता है। तो अर्ध लिव्ड फिशर इनटू द वॉल फ्रंट, यानी सामने वाले दीवार में जो होठ नुमा जो उसमें दरार थी, उसमें वो सांप चला गया। अब कहते हैं एट विच, जिसपे, इन द इंटेंस स्टिल नून, ठीक है, इस गहन दोपहर में, तीव्र दोपहर में, आई स्टेड विद फैसिनेशन, मैं उसे मुंह से देखता रहा, मैंने उसे मुंह से देखा, मैं देखता रहा। अगला स्टेंजर 17 में कहते हैं, एंड immediately I regretted it, I thought how faulty, how vulgar, what a mean act, I despise myself and the vices of my accursed human education। अब कहते हैं कि अचानक मुझे, ठीक है, अनइमीडिएटली, तुरंत, आई रिग्रेटेड, उसका मुझे पछतावा हुआ, मैंने इसका पश्चाताप किया। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, मैंने सोचा कितना तुच्छ, पाल्ट्री का मतलब तुच्छ, हाउ वल्गर, कितना अश्लील, व्हाट ए मीन एक्ट, कितना घटिया हरकत थी, कितनी नीचे हरकत थी, कितनी कमीनी हरकत थी। आई डिस्पाइज माई सेल्फ, मैंने अपने आप से घृणा किया। एंड वॉइसेस ऑफ माई एक्रेस्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मैंने, मेरी जो आवाजें थी, जो शापित मानवीय जो ज्ञान है, उससे मैंने घृणा किया, मुझे यह नफरत हुई। जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो शिक्षा मुझे प्राप्त हुई थी, और जिसके वजह से जो मेरे अंदर की आवाज जो थी
उसने मुझे ऐसा करने के लिए किया तो मैंने तुरंत शर्मिंदगी महसूस की, लज्जा हुई और मुझे बुरा लगा। अगले स्टेंजा 18 में कहते हैं, एंड आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रॉस एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माय स्नेक for he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again. अब कहते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, and I thought of the albatross, और मैंने अल्बाट्रॉस के बारे में सोचा। अब ये बात आती है कि कौन सा अल्बाट्रॉस, तो आपको बता दूं कि ये जो एक पोएम है, किसकी पोएम है, ये एक ग्रेट राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखा था। इनका जो नाम है वो है ये जो एसटी कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन्होंने एक बुक लिखी, यानी इन्होंने एक कविता लिखी थी द एंशिएंट मैरिनर। इसमें अल्बाट्रॉस के बारे में वर्णन किया है। आप देखना चाहें तो ये जरूर द एंशिएंट मैरिनर, इसे जरूर पढ़िए और इसके बारे में जानिए कि कैसे एक एंशिएंट मैरिनर ने अल्बाट्रॉस को मारा। तो उसमें कहते हैं कि और मैंने अल्बाट्रॉस के बारे में सोचा, जो नाविक ने अपने क्रॉस बो से उसे मार दिया था, and I wished he would come back my snake, और मैंने ख्वाहिश की, इच्छा की, मैंने ये कामना की मेरा जो सांप है वो फिर से वापस आ जाए। यानी उन्होंने अपने गलती पे पश्चाताप किया, पश्चाताप करके बाद वो इच्छा करते हैं कि वो सांप फिर से वापस आ जाए। और ये सिमडे में तुम्हें अगेन लाइक अ किंग, वो फिर से मुझे राजा सा लगने लगा। ठीक है, यानी कौन सा राजा, लाइक अ किंग इन एक्साइल है कि एक ऐसा राजा जो निर्वासन में हो, जो वनवास में हो, एक्साइल या बैनिशमेंट, जिसे देश निकाला दे गया। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, जो पाताल लोक में बेताज है, ठीक है, जिसका ताजपोशी नहीं हुआ है, नाउ ड्यूटी बी क्राउंड अगेन, और फिर से ताज पहनाया जाना था। अब इसे क्या करना था, फिर से ताजपोशी इसकी करनी थी। तो ये चाहते थे कि फिर से वो आ जाए वापस। लास्ट जो स्टैंजा है उसमें कहते हैं, एंड सो आई मिस्ड माय चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ एंड आई हैव नॉट समथिंग टू एक्सपिएट और पिटीनेस। वो कहते हैं कि और इसलिए आई मिस्ड माय चांस, यानी ये जो आया था सांप में मेरे पास, इसे पुनः जो है ताजपोशी करनी थी, ताज पहनाना था। ठीक है, विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के एक मालिकों में से एक, देवताओं में से एक, यानी मालिक के में से एक था, उसको ताजपोशी करना था और मैंने अपना ये चांस गंवा दिया था। And I have something to expiate, और मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए कुछ था। लास्ट में कहते हैं ये पिटीनेस, यानी अपने इस हरकत के बारे में कहते हैं कि ये बहुत छोटापन, घटियापन या क्षुद्रता थी। यानी उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो हरकत मैंने किया था, यानी उन्होंने यहाँ पे इस पूरे पोएम में कहा है, एक है जो मॉडर्न एजुकेशन, हालांकि मॉडर्न एजुकेशन अब ऐसा नहीं रह गया है। Now we are being taught that we have to preserve each and every member of this environment. सांप हो, चींटी हो या कोई चीज भी हो, उसको निरर्थक बिना वजह के मारना कहीं से उचित नहीं है। सबका अपना जीवन है और सबको अपने जीवन का जीने का अधिकार है। तो बहुत कुछ अच्छी कविता थे, लंबी कविता थे। मैंने सोचा था कि 2 पार्ट में बनाऊं, लेकिन एट लास्ट मैंने सोचा कि एक ही पार्ट में बनाऊं। तो इसे देखिए, बार बार देखिए। इसके बाद मैं जब ये कविता खत्म कर लूंगा, यानी चैप्टर खत्म कर लूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट्स लाने वाला हूं। तो मेरे इस चैनल को देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आने वाले एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।